नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रूपेश पाटीदार और आज अब हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की। कक्षा 12वीं में जो है वो राजनीति विज्ञान का कोर्स आप सभी को पता है। जो बच्चे अभी आए हैं कक्षा 12वीं में, तो जो पुराना कोर्स था अब वो नहीं है, नया कोर्स आ गया है, कोर्स चेंज है। तो इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो राजनीति विज्ञान में जो अब दो खंड यानी दो भाग में विषयों को बांट दिया गया है, अलग अलग 9 पार्ट एक खंड में और 9 एक में, यानी कुल आपके 18 पार्ट हो गए हैं। तो पहला जो खंड है वह है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा जो खंड है वह है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आज अपन खंड अ को पढ़ेंगे, जिसमें समकालीन विश्व में जो राजनीति है इस वाले पार्ट के फर्स्ट पार्ट यानी पहला पार्ट जो है अपना शीत युद्ध का दौर, इसको पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो आप सभी ने पिछली क्लास में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, यानी आपको शीत युद्ध की सामान्य जानकारी तो होगी ही सही, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक और 11th में भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी आपने यह हिस्ट्री में कहीं शीत युद्ध का जिक्र आया होगा, पढ़ा होगा। तो शीत युद्ध आपको नाम से ही लग रहा है शीत युद्ध, यानी यह एक प्रकार का युद्ध है, परंतु यह युद्ध जो रण क्षेत्र में युद्ध होते हैं वैसा युद्ध न होते हुए एक अलग प्रकार का युद्ध था, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और पहला जो पार्ट है शीत युद्ध का दौर, यानी इस समय का पूरा दौर किस प्रकार से निकला उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ अंकित किए हैं, और इनके आधार पर अपन पार्ट का जो सारांश है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो युद्ध क्षेत्र में न लड़कर केवल मन मस्तिष्क में लड़ा गया था। यह एक प्रतिद्वंदिता थी, एक संघर्ष की भावना थी। इसमें किसी प्रकार से युद्ध नहीं हुआ था, न ही इसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ था, न ही इसमें परमाणु बम या गोले बारूद का प्रयोग हुआ था। यह एक ऐसा युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व की बड़ी शक्तियां जो थी, जिसे अपन कह सकते हैं कि विश्व 2 खेमे में बट गया था। इसमें एक थी, सबसे बड़ी 2 शक्तियां उस समय की थी, एक सोवियत रूस और एक अमेरिका। यह दोनों अपना आधिपत्य और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों पुरजोर से कोशिश कर रहे थे कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाए। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह था अमेरिकी जो विद्वान है बर्नार्ड बारूच ने किया था, और इस शब्द को प्रचारित किया था लिपमैन ने अपनी एक पुस्तक में। और इसको शीत युद्ध को कोल्ड वार के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसे कोल्ड वार कहते हैं। अब अमेरिका जो है 2 गुट हो गए थे, 2 खेमे में विश्व बट गया था। 2 बड़ी जो महान शक्तियां थी वो एक थी अमेरिका और एक रूस थी। जो अमेरिका के अंतर्गत जो भी देश थे, अब 2 गुट में बंटने के बाद अन्य जो छोटे बड़े देश थे वह अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास एक ही उपाय था कि वह दोनों में से किसी एक बड़ी शक्ति के साथ सम्मिलित हो जाए, ताकि वह अपनी सुरक्षा आसानी से उनके सहयोग में रहकर कर पाए और वह उनसे या किसी भी प्रकार के खतरे से बच जाए। तो जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के साथ सम्मिलित हो गए थे, और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जितने भी, वह सोवियत रूस के साथ सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि इनको भविष्य में अपने ऊपर खतरा मंडराते हुए दिख रहा था कि हम पृथक से
अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों बड़ी शक्तियां हैं। अगर अपन अलग रहें तो ये अपने ऊपर कभी भी आक्रमण कर देंगे, युद्ध हो सकता है, तो अपना पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगा। यानी वो अपनी सुरक्षा के लिए इनमें सम्मिलित हो गए थे। जो पश्चिमी गठबंधन ने एक संगठन बनाया था, पश्चिमी गठबंधन यानी जो अमेरिका है उसने एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन में जो एक संगठन था वो सन 1949 में यानी अप्रैल सन 1949 में एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया था नाटो। इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसे नाटो संधि कहते हैं। इस संधि के अंतर्गत, इस संगठन के अंतर्गत प्रारंभ में 12 देश सम्मिलित थे। इसी संगठन के दौरान कुछ समय पश्चात सन 1955 में जो पूर्वी गठबंधन हुआ था, यानी जो सोवियत संघ का जो गठबंधन हुआ था, यानी रूस के द्वारा जो है इनके आधिपत्य में, इनके नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ था 1955 यानी 1955 में जो हुआ था, उसे वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जो खेमे हैं, दोनों जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, दोनों ने अपने अपने गठबंधन स्थापित कर लिए थे। दोनों का महत्वपूर्ण और मुख्य काम यह हो गया था कि एक दूसरी शक्ति को नीचे दिखाना या एक दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना था। अब इसमें देखते हैं, ये तो हो गया अपना शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, उसमें किस प्रकार से बड़ी शक्तियां आपस में संघर्ष की भावना रखते हुए एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करने के साथ ही जो अपने वैमनस्य विचार है उनको लेकर गठबंधन को स्थापित करने में लग गए थे और नए अस्त्र शस्त्र की होड़ दौड़ में लग गए थे, नए नए अस्त्रों के निर्माण के प्रयास में लगे हुए थे कि कभी ऐसा न हो कि युद्ध हो जाए। तो अपने मन मस्तिष्क के विचार और भाव के कारण ही वो युद्ध न होते हुए भी ऐसी स्थिति से जूझ रहे थे। अब जो 1962 में अमेरिकी हमले की आशंका के चलते सोवियत नेता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवाई थी। जब ये बात है, क्रुश्चेव जो है इसने 1961 में ही अमेरिका के भय से कि कभी अमेरिका आक्रमण न कर दें, तो क्यूबा में क्या करा था, 1962 यानी 1962 में क्रुश्चेव ने क्या करा, क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात करवा दी थी। और इसी के साथ शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्यूबा का मिसाइल संकट ही था। यानी जो क्रुश्चेव हैं, इसने उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कभी भविष्य में अपने ऊपर आक्रमण न हो जाए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने जो है क्यूबा में मिसाइल तैनात करवाई थी। और यह मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंतिम जो चरम बिंदु रहा था। अब यह स्थिति चल रही थी। अब इसमें भारत जैसे विकासशील देश भी थे। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह समस्या थी कि वह उस समय में क्या निर्णय ले ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सकें। तो उस समय में उन्होंने यह सोचा कि किसी भी महाशक्ति के साथ न सम्मिलित होते हुए पृथक से एक नीति अपनाई जाए, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं, जो कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। और भारत इसमें दोनों गुटों से पृथक रहकर गुट निरपेक्षता की नीति को इसने अपनाया था। तो यह जो था कि दोनों महाशक्तियों से लाभ लेना था, फायदा लेना था, क्योंकि ये भारत एक विकासशील देश है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो यह सोच थी उस समय की स्थिति के आधार पर कि अगर एक गुट में सम्मिलित हो गए, जैसे अगर अमेरिका के साथ सम्मिलित हो जाता है भारत,
तो सोवियत रूस का वह दुश्मन बन जाएगा, और अगर वह सोवियत रूस के साथ सम्मिलित हो गया तो वह अमेरिका का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए उसके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि वह क्या करे। तो अपनी सूझबूझ से उस समय यह निर्णय लिया गया कि किसी भी गुट में सम्मिलित न होते हुए वह पृथकता की नीति यानी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा, और इस प्रकार भारत द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। अब इसमें मुख्य तौर पे जो 1956 में कौन कौन थे? जोसेफ ब्रास टिटो, जिसे मार्शल टिटो के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ के प्रधान थे? युगोस्लाविया के थे। और भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर थे। इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी थी। अब इसके पश्चात पढ़ेंगे 1961 में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1956। उसके बाद 1961 यानी 1961 में जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो बेलग्रेड में हुआ था, और बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। और इसमें जो प्रारंभ के जो सदस्य थे वह सदस्य थे 25 यानी 25 सदस्य प्रारंभ में थे। और इन तीनों देशों की हिम्मत को देखते हुए प्रारंभ में केवल 25 देशों ने ही इसमें अगुवाई करी थी, प्रारंभ में कदम उठाया और इनके साथ सम्मिलित हुए थे। और आज अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में इसमें 120 सदस्य हो गए हैं। इस प्रकार से ये अपना पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, और इसमें जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।